जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि 4200 आरक्षक पदों की भर्तियों की मंजूरी दे दी गई है, जो कि 1 महीने 2 महीने या आने वाले 4-5 महीने कभी भी आपके सामने आ सकती है। तो आपको अभी से करना क्या है कि अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन चालू कर देना, चाहे वो फिज़िकल की बात हो, चाहे वो पेपर की बात हो। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि पेपर पीएचक्यू मतलब जो भर्ती है वो पीएचक्यू के द्वारा कराई जाएगी या पीईबी के द्वारा कराई जाएगी। यदि पीएचक्यू लेगा तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद पेपर होगा, और यदि पीईबी ने लिया तो पुराना पैटर्न जो अपना पहले पेपर उसके बाद फिजिकल, ठीक है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग और आप बन गए एक पुलिस वाले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अभी से अपनी तैयारी करना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो अपना रिटन एग्ज़ाम हो। तो मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा कि तैयारी अभी से करने का फ़ायदा ये है कि आपको बाद में सिर्फ रिवीजन और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी से आपको जितनी किताबें पढ़ना हो आप पढ़ लीजिए, परंतु लास्ट टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करना, किसी एक किताब का बार बार रिवीजन करते रहना है, आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो यदि इसमें पद की बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, जो भी जैसा होगा, तो मैं इन्हीं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। जैसी कोई नई खबर होगी मैं आप लोग को पहुंचा दूंगा आप तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चंस रहे आप लोगों के सामने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब क्वेश्चन एक बनता है कि किस राज्य की थी, तो आपको बताना है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी, ठीक है। कब से कब तक थी? 1947, 15 अगस्त 1947 से 1949 तक थी। फिर हमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आईएनसी की प्रथम महिला जो भारतीय अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। और कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कौन सा अधिवेशन था, या मतलब कहाँ पर ये आयोजित हुआ था ये सेशन? तो कानपुर का अधिवेशन था। तो आपको इतनी बातें इससे भी याद रखते हुए चलनी है। एक उपाधि या टाइटल भी दी गई थी, ठीक है। तो वो टाइटल क्या थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि या टाइटल इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नाइटिंगेल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो नाइटिंगेल की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा संतोष यादव। और संतोष यादव जी को सन 2000 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है या सम्मानित किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने कब कब चढ़ाई की थी यह भी अगर पूछा जाएगा तो आपको बता देना है 1991 और 1992। 1991 और 1992 में इन्होंने लगातार दोनों सालों में क्या की? चढ़ाई की थी। अब हाल ही में अगर यदि हम इस क्वेश्चन को रिलेट कर लें करंट अफेयर्स के रूप में, तो 2017 या 18 की, शायद 18 की ही बात है कि 5 दिनों के अंदर 2 बार, ठीक है, 5 दिनों के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली एकमात्र महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशु। क्या हो जाएगा? अंशु इनका नाम है, ठीक है, अंशु जमसेपा। क्या नाम बन जाएगा? अंशु जमसेपा। इनका सरनेम याद नहीं आ रहा था मेरे को, अंशु जमसेपा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये किस राज्य की हैं? तो ये भारत देश की हैं। और भारत देश के किस राज्य से निवास करने वाली हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। और ये 32 वर्षीय महिला हैं और 2 बच्चों की माँ है। तो सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है इनकी कोशिशों को, जो इन्होंने इतनी कोशिश करके 5 दिन के अंदर 2 बार, मतलब बहुत बड़ी बात होती है माउंट एवरेस्ट को 5 दिनों के अंदर। यहाँ आदमी एक ही बार चढ़ेगा तो हालत ख़राब हो जानी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनसे भी जुड़ी संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको बताई। फिर बात है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। एक्चुअली में इससे एक थोड़ी सी हम प्रीवियस ईयर में चलते हैं। 1815 की बात है। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज का नाम ले दिया गया। तो यदि एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आत्मीय सभा। और कब स्थापित किया गया था आत्मीय सभा को? 1815 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा।
आगे चलकर जब ये 1828 में पहुंचा तो इसे ब्रह्म समाज की स्थापना दे दी गई और साथ में इनके कौन जुड़ गए थे, द्वारकानाथ टैगोर भी जुड़ गए थे, जो कि दोनों क्या थे, समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज की उपलब्धियों का एक परिणाम था, क्या था, 1829 में सती प्रथा पर अवैध घोषित करके रोक लगाई गई या उसका विरोध किया गया। उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनके साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ के खिलाफ विरोध किया था। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। अब इसके पहले का पार्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, किसकी, 1000+ क्वेश्चंस की जीके सीरीज चला रहे हैं, जो कि अभी किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पीएससी लेवल के प्री एग्ज़ाम की बात हो, किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, आपको ये बहुत सपोर्ट करने वाले क्वेश्चनों की सीरीज है। इन्हें आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और आप भी इसे लाइक शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इसका जो पहला पार्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन भी देखने को मिल गया, ठीक है। फिर वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। और किसके थ्रू दिया था, आर्य समाज के थ्रू दिया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अपने थे दयानंद सरस्वती थे, इनके गुरु का क्या नाम है, क्योंकि गुरु का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है स्वामी बिरजानंद, क्या, स्वामी बिरजानंद। और इन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जो कि एक हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन था। फिर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी, तो 1897 में। और 1897 में कब, 1 मई को। कब की थी, 1 मई को 1897 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब जब ये शिकागो से वापस लौटे थे, शिकागो जो सम्मेलन हुआ था वहाँ से वापस लौटे थे, तो इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य थे। इन्हीं की, है ना, इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। और हिंदू धर्म की शुरुआत भी जो मानी जाती है, वैसे सनातन धर्म में इसका राइट आंसर होता है, परंतु आप इसे मिशन के बारे में पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको उसमें भी दिखाई देगा कि हिंदू धर्म की जो शुरुआत मानी जाती है या विस्तार की शुरुआत जो मानी जाती है, वो रामकृष्ण जो मिशन था उसके थ्रू मानी जाती है। अब जो 1 मई है, इसको आप करंट से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में मई गुजरा है, तो मई में 1 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। जिसका आप लोगों ने बहुत तेज़ी से व्हाट्सअप में स्टेटस लगाया। पता नहीं आजकल लोगों को हो क्या, हर चीज़ का मतलब कोई मर भी रहा, रेस्ट इन पीस डाल दिए उठा के। अरे भैया, जाना है तो उसके घर जाके उनके घर वालों के साथ उनका सहयोग करो जाके। व्हाट्सअप के स्टेटस में डालने से क्या मरे हुए आदमी को दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना आपको। मतलब ये सब पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, ठीक है। तो 1 मई को क्या हुआ था, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, तो इसको आप करंट से भी रिलेटेड कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये 1498 में भारत आया, जिसने यूरोप वासियों के लिए भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, नहीं, भारत के लिए नहीं की, यूरोपियों के लिए किया था, जो कि भारत मार्ग तक पहुंच सके व्यापार करने के लिए, ठीक है। इनके साथ एक यात्री और निकला था, जो कि कोलंबस पहुंच गया, जिसने कोलंबस मतलब अमेरिका की खोज कर दी थी, ठीक है। और ये पहुंच गए कहाँ पे, इंडिया पहुंच गया, जिसने क्या कर दिया था, इंडिया की खोज कर दी यूरोपियों के लिए। अब वास्को डी गामा के नाम भारत आए, कब आए, 1498 में, ठीक है। दूसरी बार कब आए, 1502 में। और तीसरी बार कब आए, 1524 में आए, ठीक है। 1502, 1524, जब ये तीसरी बार आए तो इनकी क्या हो गई, यहाँ पे मृत्यु हो गई, ठीक है। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको पहले कहाँ दफनाया गया, पहले गोवा में ही दफनाया गया, जो कि पुर्तगाल के अधीन था। और वास्को डी गामा एक शहर है, जो कि वहाँ का क्षेत्रफल के रूप में सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे इन्हें दफनाया गया था। बाद में इन्हें पुर्तगाल वापस इनकी अस्थियों को ले जाया गया। तो गोवा क्या है, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है भारत का, ठीक है। तो वास्को डी गामा वहाँ का क्या है, सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब वास्को डी गामा के नाम पर ही वहाँ का नाम रख दिया गया, ठीक है। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है, ठीक है। जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको वास्को डी गामा के साथ के डिस्कस किए। और ये पहला पुर्तगाल यात्री था जो कि भारत में अपने आया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अपने यूरोपीय आए थे उनमें सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाल ही आए थे, ठीक है। आपको ये भी बात याद में रखनी है।
फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वही अभी आपको मैंने बताया कि पुर्तगाल से आया था, तो ये पुर्तगाल का निवासी था। फिर हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अब हवा महल को बनाया कब गया, किसने बनवाया और किसने बनाया? तो बनाया कब गया का आंसर हो जाएगा 1799 में बनाया गया। बनवाया किसने? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। और वास्तुकार या वास्तुविद का नाम आ जाए, जैसे ताजमहल से पूछा जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार या वास्तुविद का नाम क्या है, तो हम नाम लेते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। वैसे ही इनका नाम बन जाता है इनके वास्तुविद का लाल चंद उस्ता। लाल चंद उस्ता, ठीक है, आपको याद रखना है, लाल चंद उस्ता इसके वास्तुविद का नाम है। फिर इसे क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। प्लेस ऑफ विंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें छोटी छोटी मकड़ियों के जाले, मतलब दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई मकड़ी का जाला लगा हुआ है उस खिड़की पर, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी काफ़ी खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ठंडक भी रहता है, और जो शाही लोग होते हैं गर्मियों के दिनों में वहाँ जाकर रेंट पर रहते भी हैं। तो प्लेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मतलब बहुत आनंदमय हवाएँ भी चलती हैं। और इसको किस आधार पर बनाया गया है? तो राज मुकुट के आधार पर बनाया गया है। आपने देखा होगा जो राज मुकुट होता है वो अक्सर ऐसे होता है, ऊपर एक शीर्ष में होता है जो मुख्य बिंदु होता है, साइड साइड में छोटे छोटे नंग लगे होते हैं, वैसे ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये राज मुकुट के आधार पर बनाया गया है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कितने डिग्री पर झुका हुआ, ये बहुत डीप हो गया, पीएचडी लेवल का क्वेश्चन हो गया। राजस्थान पीएचडी में पूछा गया था कि जो हवा महल है वो कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो 82 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, गुरु नानक जी को माना जाता है, ठीक है। अब सिख धर्म की बात आएगी तो इनके ग्रंथ की बात कर लें कि धर्म ग्रंथ क्या है, तो ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ को इनका धर्म ग्रंथ कहा जाता है। सिख धर्म की बात की गई है तो खालसा पंथ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गोविंद सिंह जी ने की थी। किसने की थी? गोविंद सिंह जी ने की थी। अब जो 5 ककारों का आपने सुना होगा कि इनके 5 फेमस जो तत्व हुए कौन से हैं, तो 5 जो फेमस तत्व हैं वो हैं केस, कंघा, कड़ा, कृपान, कचेरा। अब जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कचेरे का अर्थ क्या है, तो कचेरे का अर्थ से आपको मैं बता दूं, आपने देखी होगी क्या हाल ही में केसरी मूवी में जो ये अपने पग में एक रिंग सा गोल गोल बांधे रहता है, जो अक्षय कुमार अपना हीरो है, स्टार आदमी है, तो जो अपने पगड़ी में वो लगा के रखते हैं रिंग टाइप का, उसको कहते हैं कचेरा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? कचेरा कहते हैं। तो अब जब भी पूछा जाए कचेरा क्या है तो आपको बता देना, एक रुंगनुमा संरचना होती है जो कि वो अपने पग में पहनते हैं, ठीक है। तो जब ये 5 ककारों की स्थापना कर दी किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, तब इनको क्या दिया गया था? सिंह की टाइटल दी गई थी। इनका पहले का जो नाम बनता था गुरु गोविंद राय बनता था। गुरु गोविंद सिंह ये 5 ककारों की स्थापना के बाद ये इनको टाइटल मिला। फिर हम बात करते हैं सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। अब बैसाखी से आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या क्या? एक तो जलियांवाला बाग याद रखना है। क्या याद रखना है? जलियांवाला बाग याद रखना है आपको। और दूसरा क्या याद रखना है आपको? अभी जो मैंने बताया खालसा पंथ की स्थापना। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? बैसाखी के दिन हुई। और जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ? वह भी बैसाखी के दिन 1919 में हुआ था। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैसाखी के दिन से। 2 पॉइंट आपको याद रखना है बस। जो क्या बोलते हैं अपना खालसा पंथ है, इसकी स्थापना 1699 ईयर अलग है और इसका 1919, ठीक है। ये जलियांवाला बाग, ये खालसा पंथ। फिर हम बात करते हैं लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता था? लौह पुरुष क्या लोहे के बने थे? नहीं, इनको लौह पुरुष इसलिए क्योंकि इनके जो इरादे थे वो दृढ़ थे। मतलब जो एक बार सोच लिया जो करना है तो वो करना है, ठीक है। मतलब अपने जो संकल्प किया उससे वो भटकते नहीं थे, इस वजह से इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हो एग्जाम में। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात के बारडोली सत्याग्रह जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, तब महात्मा गांधी ने इन्हें सर्वप्रथम सरदार कहा था, ठीक है। तो सरदार की उपाधि गुजरात की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और नेताजी जो है हमारे, ठीक है, नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। तो नेताजी से आपको ये संबंधित क्वेश्चन अपना है कि इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दी? तो आपको बताना है एडोल्फ हिटलर ने।
अब कई लोग बोलेंगे नहीं महात्मा गांधी ने, तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि नेताजी को नेता की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने पहली बार दी थी, ठीक है, यह नेता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता की किसने उपाधि दी थी? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से दी थी। कहाँ से दी थी? रंगून रेडियो से दी थी। कहाँ से दी थी? रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर इन्हें संबोधित किया था। तो ये अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप यदि लिख रहे होंगे तो एक बराबर फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए मैं एक पतली से कॉपी बनाई, सबको एक लाइन बाई, क्योंकि यदि वीडियो बोर लग रहा है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु मैं आपको बता दूं, जो हमारा जीके है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इन सबसे बड़ा है। इसको याद करने का एक ही तरीका है, हर एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके लिख दीजिए, साथ ही साथ सब आप पढ़ते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इनका नाम है समाधि का विजय घाट। अब लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री मध्य प्रदेश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, या दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री भी थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? तो उज्बेकिस्तान में हुई थी इनकी मृत्यु, ताशकंद समझौते के समय, ठीक है। क्या हुआ था, जब रात को सोए तो फिर ये सोते ही रहेगा, सुबह उठे नहीं, है ना। तो 3 प्रधानमंत्री थे, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी का तो आपको पता होगा कि उनके अंगरक्षकों ने उन्हें मार दिया था, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू का जो था हृदयघात या हार्ट अटैक की वजह से चले गए थे, और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वह एक रहस्यमय मृत्यु, क्योंकि जब ये रात को सोए तो स्वस्थ सोए थे, फिर पता नहीं अचानक कैसे ये खत्म हो गए, है ना। तो आपको बस इतनी बातें यहाँ से भी याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि किसने दी थी? तो काशी विद्यापीठ के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि दी गई थी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है, महर्षि वेद व्यास। और इस समय कोरोना का लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो टीआरपी इसे सीरियल की बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आपने देखा होगा। तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वेद व्यास। एक रामायण और एक महाभारत, बहुत ज़्यादा टीआरपी इस समय इन्होंने खींचा है। फिर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी चाणक्य कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु या प्रधानमंत्री भी हम कह सकते हैं, जो कि रक्षा मंत्री भी कह सकते हैं, सलाहकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चाणक्य कौटिल्य, और उनका एक और नाम बनता है विष्णु शर्मा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने, जो कि गुप्त साम्राज्य की रणनीति और राजनीति के बारे में बताया गया है, वहाँ के रहन सहन के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। शास्त्री जी से अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं पॉइंट, और एक पॉइंट आपके साथ और जुड़ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जो गठन, मतलब पहली बैठक हुई थी, सॉरी गठन बोल रहा हूँ, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसके जो अस्थायी सदस्य थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। और राजेंद्र प्रसाद के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो समिति थी 7 सदस्यीय थी। कितने मेंबर थे इसमें? 7 सदस्य थे, जिनके मेंबरों को मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा ट्रिक के माध्यम से, जिनको आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इनके मेंबरों की ट्रिक आप वेट करिएगा, मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आपने थंबनेल में क्वेश्चन और देखा होगा कि संविधान के बनने में कितना खर्चा आया। तो संविधान के बनने में जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 63,96,721 रुपये, ठीक है, 721 रुपये। तो आपको याद रखना 63,96,721 रुपये संविधान निर्माण का टोटल खर्चा हुआ था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस 8 मई को। अब इसको आप ऐसे कर दो तो ये 8 की जैसे दिखता है ना, तो वैसे ही आपको याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना 8 मई को हुई थी। और ईयर की यदि बात की जाए तो ईयर था
1863, 8 मई 1863। स्थापना की किसने थी? हेनरी ड्यूनेट ने की थी। और इसका हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको याद रखना है कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और इसका उद्देश्य क्या है? आपदाओं के समय और जो अपना इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अपनी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो इसमें राहत कोष प्रोवाइड करना या राहत की सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में इंडियन रेड क्रॉस की। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी, जो कि 1920 एक्ट या अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, आपको इतनी बातें इससे भी ध्यान में रखनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश या उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं। और मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को कहते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को भी साथ में ऐड कर दिया। तो उगते सूरज का देश जापान, डूबते सूरज देश ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन याद रखना। और मध्य रात्रि का जो देश है उसी के कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत थी वह कैसे हुई थी? अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा फरवरी के आखिरी रविवार को इसका मनाए जाने का डिसीजन लिया गया था। फिर 1910 में कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा इसे दिया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला? तो 1910 में इसे अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला। कब मिला? 1910 में। और कहाँ मिला? कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसे दिया गया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार। मतलब जब ये बनाया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था कि कई जगह पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उद्देश्य था कि सभी जगह महिलाओं को वोट देने का अधिकार, एक समान वोट देने का अधिकार दिया जाए। इस वजह से यह स्टार्ट किया गया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया गया था। फिर 1921 से 19 मार्च की जगह। ठीक है, पहले क्या होता था? 19 मार्च को मनाया जाता था, जो भी रविवार ना। फिर क्या हुआ? 8 मार्च। तो 19 मार्च की जगह फिर क्या कर दिया गया इसे? 8 मार्च। तो पहले रविवार था, फिर 19 मार्च हुआ, फरवरी की 19 मार्च हुई, फिर क्या हुआ? 8 मार्च हुआ। तो आपको इतना याद रखना है कि 8 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1910 कोपेनहेगन। ठीक है, और उद्देश्य जो मैंने बताया, उद्देश्य भी आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वह गोवा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गोवा का जो एरिया यदि हम बात कर ले तो 3702 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो और जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे छोटा राज्य है। अब सबसे बड़े शहर की बात की जाए किसमें? गोवा की। तो वास्को दी गामा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वास्को दी गामा सबसे बड़ा शहर है गोवा का। फिर बात कर लेते हैं कि पुर्तगालियों ने कितने साल शासन किए? तो करीब 450 साल पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन रहा। ठीक है, तो गोवा को पुर्तगालियों के अंडर में कब चला गया था? तो 1510 में गोवा को पुर्तगालियों के अधीन कर लिया गया था, यूसुफ आदिल शाह से छीन कर या युद्ध में उसे परास्त करके गोवा को अपने अधिकार में कर लिया गया था। अब एक क्वेश्चन बनता है गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस, है ना। तो जो गोवा मुक्ति दिवस है वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को यह आज़ाद हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से। परंतु जब ये राज्य बना, ठीक है, ये राज्य कौन सा नंबर का बना ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो जब ये मुक्त हुआ तो ये केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के साथ ऐड हो गया था। फिर ये क्या हुआ? 30 मई 1987 को, ठीक है, 30 मई 1987 को ये क्या बन गया? एक राज्य बन गया। किससे? दमन दीव से अलग होकर एक राज्य बन गया, जो कि क्या बन गया? 25वां राज्य। क्या बन गया? 25वां राज्य बन गया। तो ये हो गई इसकी स्थापना दिवस। और मुक्ति दिवस बोलेगा तो आपको बताना है 19 दिसंबर। अक्सर ये क्वेश्चन इस स्टेट से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको बता दूं, ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। और जो पोंगल है वह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अक्सर ओणम और पोंगल में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं।
फिर हम बात करते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषित की गई थी या ट्रांसफ़र की गई थी, ठीक है। परंतु आधिकारिक रूप से कब बनी थी? 1931 में बनी थी। कब बनी थी? 1931 में बनी थी। अब 1911 में क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम जी भारत आए थे, ठीक है। कहाँ आए थे? भारत में आए थे। भारत में कहाँ? बंगाल आए थे। तो 1911 में एक चीज़ की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसे हिस्टोरिकल प्लेस जो बन गया, जिसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसकी स्थापना कभी 1911 में हुई, जब जॉर्ज पंचम भारत आए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ था तो वह 1911 में ही रद्द हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। और बंगाल विभाजन स्टार्ट कब हुआ था? घोषित कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को यह घोषित किया गया था, जिसको बंगाल ने और पूरे देश ने शोक दिवस के रूप में भी मनाया था, ठीक है। ये हो गया इसका जुड़े हुए तथ्य। फिर हम बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। अब शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना। शुक्र क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी है। क्यों? आकार व द्रव्यमान के आकार पर इसे कहा जाता है। और इसका जो घूमने का चक्कर है, जो सूरज लगा, तो ये ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सबके विपरीत, ये दक्षिणावर्ती या एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है, ठीक है। और इसका जो चक्कर का दिन है वह 225 दिन। बोलोगे सर कितना डस रहे हो, पर लेकिन ये सब आपको रिलेट करके पढ़ना, तभी आप नैया पार कर सकोगे, वरना इस कंपटीशन की दुनिया में आप बाहर हो सबसे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इससे भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था। मैं आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा आज की इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, #PF Learning आपको फॉलो मतलब सर्च करना है, और सर्च करके हमारा पेज आपको सामने मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या हमारे आप यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।